हम लोग हिंदी व्याकरण की क्लास में हम लोग आज विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। जो लोग हिंदी में अच्छा लिखना चाहते हैं, अपनी हिंदी को मजबूत करना चाहते हैं जड़ से, और आगे जाके हिंदी में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, जरूरी है कि वो हिंदी की जो बारीक, सबसे बारीक चीज जो होती है हिंदी की, वो विराम चिन्ह। ऐसे तो हिंदी को सीखने के लिए कई बारीक चीजें हैं जो हम आगे देखते ही जाएंगे, लेकिन इसमें एक जो बारीक पक्ष है हिंदी सीखने के लिए वो है विराम चिन्ह। तो आज के इस क्लास में आप लोग विराम चिन्ह को जरूर समझिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं लेकिन बीच में जो विराम चिन्ह वगैरह जो होती है वो आप सही से नहीं देखते हैं, जिसके कारण कि आपका जो लिखे हुए जो आप लिखते हैं उसमें कई जगह आपको मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम लोग विराम चिन्ह की परिभाषा को देख लेते हैं। लिखते समय या विचार प्रकट करते समय अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कुछ लिख रहे होते हैं या हम कुछ कहते हैं, प्रकट करते हैं अपने भावों को, अपने शब्दों को वाक्यों के माध्यम से, तो उस बीच में हम कुछ विराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, रोको मत जाने दो, यहाँ पे दो विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। एक यहाँ पे है अल्प विराम और एक यहाँ पे है पूर्ण विराम। रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे हमने दो विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, एक अल्प विराम जिसको आप कॉमा भी कह सकते हैं और दूसरा है पूर्ण विराम, यहाँ पर दिया गया है। तो विराम चिन्ह कुल कितने होते हैं, मुख्य जो विराम चिन्ह है वो कुल कितने होते हैं, आगे हम इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो मुख्य विराम चिन्ह होते हैं वो 13 हैं, जिसको कि हिंदी, अच्छी हिंदी सीखने के लिए आपको जरूर जानना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुख्य 13 विराम चिन्ह हैं, हम लोग पहले उनको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। उसके बारे में हम लोग, उसके बाद हम लोग एक एक विराम चिन्ह को सही से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। दूसरा है अर्ध विराम, आप इसके चिन्हों को भी देखते जाइएगा। तीसरा है अल्प विराम। चौथा है उप विराम और इसका ये चिन्ह है। पांचवा है आपको प्रश्न सूचक, जिसका ये चिन्ह है। विस्मयादि बोधक, उसके लिए हम ऐसा चिन्ह लगाते हैं। सातवां है योजक, जिसके लिए ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। अब 8वें नंबर पे आते हैं। 8वां नंबर है अवतरण या उद्धरण, जिसके लिए आप देखिए इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान से देखिए। 9वां है निर्देशक, जब हमें कोई निर्देश देना होता है तो किस तरह का हम लोग चिन्ह लगाते हैं, जिसे कि हम लोग डैश भी बोलते हैं, उसका ये चिन्ह है। 10वां है कोष्टक, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में ब्रैकेट भी कहते हैं, उसका इस प्रकार का चिन्ह होता है। 11वां है हंसपद अथवा त्रुटि पूरक, जिसका चिन्ह इस प्रकार का होता है। 12वां है रेखांकन, आप देखिए इसके चिन्ह को। और 13वां है लाघव चिन्ह, जो कि इस प्रकार का होता है। तो ये विराम चिन्ह कुल 13 है, जिसके बारे में अब हम आगे विस्तार पूर्वक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर
बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हम लोग एक एक करके सभी विराम चिन्हों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ पे लगाया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, जब हम लोग कोई भी वाक्य कहते हैं या लिखते हैं और वो जब पूरा हो जाता है तो हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। यहाँ पे मैं दो वाक्य उदाहरण के तौर पे रखी हूँ। राम सो गया है, हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया है। और दूसरा वाक्य है गीता चुप है, यह भी आपको पूर्ण वाक्य है, तो हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया है। दूसरा चिन्ह है अर्धविराम का। अब हम अर्धविराम को कहाँ पे लगाया जाता है इसको आप ध्यान से देखिए। जब हम लोग कहीं पर कोई वाक्य ऐसा कह रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं और हमें अल्पविराम जो होता है उससे थोड़ा ज्यादा देर के लिए रुकना होता है और पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना होता है, तो वहां पर हम लोग ये अर्धविराम का चिन्ह है इसे लगाते हैं। इसको आप पूरा वाक्य के माध्यम से समझिए। तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। यहां पर इस तरह के वाक्य में आपको यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर एक बार वाक्य पढ़ती हूँ। तुम्हें जहां जाना है जाओ, अर्धविराम, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। तीसरा है अल्पविराम। अल्पविराम हम लोग वहां पे लगाते हैं किसी भी वाक्य में जब हमें कुछ देर के लिए वाक्य बोलते समय या लिखते समय रुकना होता है, कुछ देर के लिए। यहाँ पे आप इसको एक वाक्य से समझिए। रमा कल आई थी पर सुधा नहीं आई थी। रमा कल आई थी पर सुधा नहीं आई थी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुक रहे हैं। रमा कल आई थी पर सुधा नहीं आई थी। ये देखिए यहाँ पे हमने अल्पविराम का प्रयोग किया है। दूसरी बात है कि अल्पविराम हम लोग वहां पर भी लगाते हैं जहां पे हम लोग को एक जैसे शब्द को बताना एक साथ रहता है। बारी बारी से हम लोग उस शब्द को लिखते हैं। एक से ऐसे शब्द हो गए जैसे कि हम लोग शहरों के नाम लिख रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम लोग मिठाई के नाम लिख रहे हैं या पशु पक्षियों के नाम लिख रहे हैं, तो उसके बीच में भी हम लोग अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शहरों के नाम लिखे हैं। पटना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सभी बड़े शहर हैं। यहाँ पर जो मैंने शहरों के नाम लिखे हैं उसके बीच में देखिए अल्पविराम लगाया गया है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं आलू, प्याज, भिंडी, गोभी, ये सभी हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये जितने भी मैंने सब्जी के नाम लिए उसके बीच में हम लोग अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे उपविराम चिन्ह। पहले हमने पूर्ण विराम देखा, अर्धविराम देखा, अल्पविराम देखा। अब हम लोग उपविराम चिन्ह का प्रयोग पे ध्यान देंगे कि ये चिन्ह कहाँ पे प्रयोग होता है। तो पहले मैं बता दूं कि उपविराम चिन्ह का प्रयोग खासकर वहां पर होता है जहां पर कोई संवाद बोला जा रहा हो, लिखा जा रहा हो। इसको हम लोग एक दो वाक्य से ही समझ लेते हैं। गौरव, फिर यहाँ पे आप देखिए उपविराम चिन्ह लगाया गया है, मैं आज नहीं खाऊंगा। शीतल, फिर यहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया गया है, कल से तुम भूखे हो। यह संवाद चल रहा है गौरव और शीतल के लिए। गौरव कह रहा है मैं आज नहीं खाऊंगा और शीतल कह रही है कल से तुम भूखे हो। तो गौरव के बगल में, चूंकि ये पहला जो वाक्य है गौरव की ओर से कहा जा रहा है, ये एक संवाद है, तो गौरव के बाद आपको उपविराम का चिन्ह प्रयोग किया गया है। और दूसरा वाक्य शीतल कह रही है तो शीतल के बगल में
बड़ी सी बात को छोटे करके बताना चाहते हैं या खुल कर बताना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है और उसको अच्छे से बताना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि सबसे बड़ा धर्म है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ा धर्म है और फिर हम लोग वहां पे उपविराम का चिन्ह लगाएंगे और उसके आगे लिखेंगे मानव धर्म। तो यहाँ इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो वहां पर भी हम लोग उपविराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। अब है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह हम लोग वहां पे लगाते हैं जहां पे लगता है कि कोई हमसे प्रश्न कर रहा है या हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे मैंने दो वाक्य लिखा है उदाहरण के तौर पे। क्या आज रविवार है? यहाँ पे पूरी तरह से पता चल रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये प्रश्न के चिन्ह लगाएंगे। तुम किस कक्षा के छात्र हो? ये भी एक प्रश्न सूचक वाक्य है, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रश्न के चिन्ह लगाएंगे। छठे नंबर पे आता है आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ पे लगाया जाता है? ये चिन्ह आपको वहां पे लगाया जाता है जब हम कोई बात आश्चर्य प्रकट करते हुए बोलते हैं, मन के अंदर हमारे जो सकारात्मक या नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है और उसको व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग अकस्मात करते हैं या खुशी में करते हैं, हर्ष, विषाद, शोक के स्थिति में करते हैं, उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह कैसा होता है इसे आप पहले देख चुके हैं और यहाँ पे हम लोग उस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। आहा कितनी सुंदर गुड़िया है, यानी कि गुड़िया के बारे में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि गुड़िया बहुत सुंदर है, तो हम लोग क्या कहते हैं? आहा कितनी सुंदर गुड़िया है। तो यहाँ पे आहा जहाँ पे हमने लिखा है उसके आगे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा वाक्य है वाह नया घर तो बहुत बड़ा है। वाह नया घर बहुत बड़ा है, यानी कि घर के बारे में हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि नया घर जो है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे वाह के बाद हमने फिर से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। सातवें नंबर पे आता है उद्धरण चिन्ह, इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। इसको आपको विशेषकर ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि ये चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक इस तरह का होता है और दूसरा इस तरह का होता है और दोनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसको भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम किसी वाक्य किसी के कहे शब्दों को या वाक्यों को उसी के शब्द में बोलते हैं तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक वाक्य है, यहाँ पे नेताजी ने क्या कहा था, हम लोग नेताजी की बातों को जो उन्होंने कहा था उसे ही यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पर कैसे आप देखिए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हमने नेताजी ने जो कहा था उनके उसी बात को हमने इस चिन्ह के द्वारा प्रकट किया है। देखिए यहाँ पे वो चिन्ह लगा है और यहाँ इस तरह के जब भी आप कोई वाक्य लिखेंगे तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा है इस प्रकार का चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का जो ये जो दूसरा प्रकार है उसको कहाँ पे लगाते हैं, पहले हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। यह लेख मुक्ता नामक पत्रिका में छपी है। ये चिन्ह हम वहां पे लगाते हैं जब हमें किसी खास चीज के बारे में, विशेष चीज के बारे में जोर देकर बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है या हम उसको लिखते हैं तो उसको हम इस प्रकार के चिन्ह से घेर देते हैं। यह लेख किस पत्रिका में छपी है, तो मुक्ता पत्रिका में छपी है। तो हमने यहाँ मुक्ता जो लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुक्ता लिखा हुआ है
समझ में आ गया होगा कि ये दोनों प्रकार के चिन्ह कहाँ कहाँ पे प्रयोग होते हैं। अब हम लोग 8वें नंबर के चिन्ह को देखेंगे। 8वें नंबर के चिन्ह को कहा जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जब एक जैसे दो शब्दों को या पदों को आपस में जोड़ना होता है, एक जैसे होते हैं वो सब। इसको भी उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। ये दोनों राज के माता पिता हैं। माता पिता दोनों पद आपस में संबंध रखते हैं, तो इसके बीच में हम लोग ये योजक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग योजक चिन्ह लगाते हैं। ये दोनों राज के माता पिता हैं। ये दूसरा वाक्य देखिए, सुरभि और सौरभ भाई बहन हैं। भाई और बहन ये दोनों भी आपस में संबंध रखते हैं। इसी तरह से और भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे कि वह दिन रात पढ़ाई करता है। यहाँ दिन और रात दोनों जो है ऐसे पद हैं जो आपस में संबंध रखते हैं, तो दिन और रात के बीच में भी कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। 9वां चिन्ह है 9वें नंबर पर निर्देशक, जिसे कि हम लोग डैश से कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी बात को बोलते हैं, व्यक्त कर रहे हैं, और उसको व्यक्त करने के लिए हम बीच में एक निर्देश का चिन्ह लगा देते हैं, तो वह स्पष्ट रूप में समझ में आती है। जैसे इस वाक्य से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इसको कि वो चारों पुत्र कौन थे, इसको अच्छे से समझाने के हम लोग बीच में डैश डाल देते हैं, यानी कि निर्देश के लिए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, निर्देश का चिन्ह है डैश, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इस तरह के वाक्यों को समझाने के लिए हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि डैश का। 10वें नंबर पे आता है कोष्टक चिन्ह, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग हिंदी व्याकरण में या हिंदी में जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं तब किया जाता है जब किसी शब्द को स्पष्ट रूप से हमें समझाना होता है। इसको भी हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। मोहन कल मेरे घर आया था। अब यहाँ पे मोहन कल मेरे घर आया था, ये तो एक पूर्ण वाक्य है, लेकिन वो कौन है? मोहन को स्पष्ट रूप से बताने के लिए मोहन कौन है, तो यहाँ पे देखिए कोष्टक लगाया गया है हरीश का बड़ा भाई, यानी कि मोहन कौन है? हरीश का बड़ा भाई है जो कल मेरे घर आया था। तो मोहन के बगल में हरीश का बड़ा भाई को के द्वारा जो स्पष्ट किया गया है उसको कोष्टक में डाल दिया गया है, ताकि जो पढ़े उसको ये समझ में आ जाए कि मोहन कौन है। अब 11वें नंबर पे आता है हंस पद चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग बहुत कम जगह पे हम लोग करते हैं, क्योंकि इस चिन्ह का प्रयोग सिर्फ वहीं पे किया जाता है जब हम लोग कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और बीच में कोई शब्द छूट जाता है। कई बार हम लोग कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और कोई शब्द छूट गया या कोई शब्द गलत हो गया, तब हम लोग हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। वह रात को पर जाने से डरता है। देखिए ये एक अधूरा वाक्य है, क्योंकि इसमें एक शब्द छूट गया है। वह रात को पर जाने से डरता है, तो कहां जाने से डरता है? बिल्कुल अधूरा वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर छत शब्द जो है वो छूट गया है। तो इस शब्द को हमको अगर जब बीच में डालना है, हमें अगर उसको डालना है, तो हम लोग यहाँ पे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हंस पद चिन्ह को लगा के छत को ऊपर लिख दिया गया है, तो इस तरह से वाक्य पूर्ण हो गया। वह रात को छत पर जाने से डरता है। अब हम लोग 12वें नंबर के चिन्ह को देखेंगे। ये चिन्ह है रेखांकन। ये
बड़ा ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। जब हम लोग कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं, किताब पढ़ रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं जिसको कि हम लोग याद रखना चाहते हैं कि बाद में भी मुझे ये शब्द बुक में पुस्तक में ढूंढने में दिक्कत ना हो, या हम अपनी ही कॉपी खोले तो फट से तुरंत हमें वो शब्द दिखाई पड़ जाए, वो महत्वपूर्ण शब्द हमें बार बार ढूंढना ना पड़े। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेखांकित कर देते हैं लाल पेन की स्याही से या पेंसिल से, किसी भी रंग की स्याही से, पेन से हम लोग रेखांकित कर देते हैं। इसको भी हम लोग एक उदाहरण से समझ लेते हैं। वह चुपचाप वहां से घर चली गई। यहाँ पे चुपचाप को भी अंडरलाइन कर दिया गया है और घर को भी अंडरलाइन कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसको कि हम लोग याद रखना चाहते हैं। तो याद रखने के लिए हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको अंडरलाइन कर दिए हैं, यानी कि रेखांकित कर दिए। लास्ट यानी कि अंतिम विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। ये जो 13वें नंबर का चिन्ह है लाघव चिन्ह, इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है हिंदी व्याकरण में। इस चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है जब हम किसी के खास पहचान को शॉर्ट में यानी कि छोटे में लिखना चाहते हैं, छोटे शब्द में। मान लीजिए हमें लिखना है डॉक्टर, तो उसके लिए हम लोग डॉ लिखते हैं, फिर वो चिन्ह लगा देते हैं। इस चिन्ह के माध्यम से पहले मैं पूरा वाक्य पढ़ देती हूँ। डॉक्टर सोहन आज नहीं आएंगे। यहाँ पे आप देखिए डॉक्टर शब्द पूरा नहीं लिखा गया है, सिर्फ डॉ लिख के ये लाघव चिन्ह लगा दिया गया है, लेकिन इसे जो भी पढ़ेंगे वो स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर ही लिखा हुआ है। उसी तरह मान लीजिए कि पंडित लिखना है, तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं पंडित, जबकि पंडित ऐसे लिखा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि इतना बड़ा लिखा जाए, तो हम लोग इस तरह से पन लिख के यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो सारे विराम चिन्ह हैं उनका हिंदी व्याकरण में, हिंदी साहित्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इन चिन्हों का सही से प्रयोग करें पूरी तरह से, तो हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं और हमसे बहुत सारी गलतियां नहीं होंगी, या बहुत सारे अपने लेखन के दौरान बहुत सारी गलतियां करने से बच सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग विराम चिन्ह को जिस प्रकार से पढ़े हैं विस्तार पूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा।